हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है। और हिंदी वर्णमाला हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हिंदी वर्णमाला से प्रत्येक परीक्षा में जो उत्तराखंड की ग्रुप सी का जो भी एग्जाम होता है, उसमें प्रत्येक परीक्षा में हिंदी वर्णमाला से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है। कई बार दो प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो प्रत्येक बार हर परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो बच्चों, वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्णमाला वर्णों का समूह होता है। और वर्ण जो है ना, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों का समूह होता है क्या? वर्णमाला। लेकिन केवल सामान्य समूह नहीं, एक व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध समूह होता है वर्णमाला। वर्णों का जितने भी वर्ण है ना, चाहे वो स्वर हो या फिर व्यंजन, वो एक व्यवस्था के तहत बैठे हैं। इसलिए व्यवस्थित समूह कहते हैं वर्णमाला को, वर्णों का। अच्छा जी, व्यवस्था के तहत कैसे बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले स्वर आते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद फिर व्यंजन लिखे जाते हैं या व्यंजन आते हैं जो कि परतंत्र होते हैं। व्यंजनों में भी यदि आप देखोगे, सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन आते हैं, उसके बाद फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद उसमेय व्यंजन आते हैं, उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं। अगर स्पर्शी व्यंजनों में भी हम देखें तो सबसे पहले कंठ्य व्यंजन आते हैं, उसके बाद तालव्य व्यंजन आते हैं, उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, उसके बाद दंत्य व्यंजन आते हैं। ठीक है। उसके बाद औष्ठ्य व्यंजन आते हैं। तो जितने भी ये वर्ण है ना बच्चों, ये एक व्यवस्था के तहत बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि क के बाद में सीधा ट आ जाएगा, नहीं। ये व्यवस्था के तहत बैठे हैं। क के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग ही आएगा। ठीक है। क के बाद ख क्यों आएगा और ग क्यों आएगा, ये हम जानेंगे, इसलिए तो वर्णमाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि जो वर्णमाला होती है ना, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है। और वर्णों को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ण ध्वनि को ही कहते हैं, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म सा अंतर होता है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन जो वर्ण होते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होते हैं, जबकि जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ठीक है। इसमें अंतर क्या है? देखिए, जब मैं बोलूंगा क, मैंने बोला क, तो ये एक ध्वनि है। और जब मैं इसी ध्वनि को लिख दूंगा, ठीक है, तो ये अब एक वर्ण है बच्चों। ठीक है। ये क जब मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि है, और जब मैं इसी ध्वनि को लिख दूंगा तो ये वर्ण हो जाएगी। ठीक है। तो वर्ण और ध्वनि में एक छोटा सा अंतर है। लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले वर्ण या फिर वर्ण और ध्वनि एक ही होते हैं, इसमें सूक्ष्म सा अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया। अब वर्ण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और सबसे पहले हम जान लेंगे स्वर वर्णों के बारे में, और जो हमारी अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है। देखिए, स्वर को अच्छ भी कहते हैं, ये भी आप जान लेना। ठीक है। स्वर जो होता है, स्वर जो होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, इन्हें अच्छ भी कहा जाता है। स्वर वर्ण की खासियत क्या होती है, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। बिना किसी अवरोध के इनका उच्चारण होता है, और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। ठीक है। तो जो स्वर होते हैं ना, स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी देखिए, ये स्वर लिखे हुए हैं, इसमें से कोई भी स्वर उठाइए। ऊ उठा लेता हूं मैं, तो ऊ जो है ना, ये स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा। जबकि जो क है ना, क, ये क व्यंजन ऐसे होता है। ठीक है। जब तक इसमें कोई स्वर नहीं लगेगा, मान लीजिए इसमें मैंने स्वर लगाया अ, तो अब ये क, अब ये बोला जाएगा। ये जो ध्वनि है ना, ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि हलंत वाली जो ध्वनि आपको दिखाई दे रही है, हलंत वाला जो ये वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, हम इसे नहीं बोल सकते जब तक इसमें अ को हम ऐड नहीं करेंगे, यानी एक स्वर को हम ऐड नहीं करेंगे। इसी प्रकार क में मान लीजिए कोई और स्वर हम लगाते हैं। ठीक है। ऊ देख लेते हैं, ऊ। ठीक है। तो अब ये कू बोला जाएगा। अगर हम इसमें ऊ ऐड ना करें तो इसे हम बोल ही नहीं सकते। आप कोई भी स्वर कोई भी व्यंजन बोल के देखिए, क ख ग घ, तो बाद में हमें अ की आवाज आती है। जैसे क,
बाद में अ की आवाज आ रही है ना, तो जो व्यंजन होते हैं ना ये परतंत्र होते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं ये बच्चों स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लगती है। ठीक है, तो बिना किसी अवरोध के स्वर बोले जाते हैं, और इनका उच्चारण यानी इन्हें बोलते समय ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से। स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं स्वर? अ, आ, ई, जिसे लघु ई कहते हैं, और ये होती है ई जिसे दीर्घ ई कहते हैं, इसे छोटी ई और इसे बड़ी ई भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ जगह, और लघु ई और दीर्घ ई भी कहते हैं। ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ होता है, इसे लघु ऊ या फिर दीर्घ ऊ भी कहते हैं। री, ए ओ, औ। तो ये बच्चों ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, याद रखना आप। ठीक है, जो हम बचपन में पुस्तकें पढ़ते थे ना, वहाँ स्वरों के साथ में ये भी लिखे रहते थे अनुस्वार और विसर्ग। तो ये स्वरों में काउंट नहीं होते, ये अलग से होते हैं, इन्हें आयोगवाह कहते हैं, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं काल, मान या फिर मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। कालमान मतलब काल कहते हैं समय को, मतलब किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, इसके आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। काल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। तो किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। तो इनके बारे में अभी हम जानेंगे बच्चों। देखिए प्लुत स्वर जो है ना, इसकी हालांकि हिंदी भाषा में कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी जो व्यवस्था है वो संस्कृत भाषा में है। लेकिन कालमान मात्रा के आधार पर जो विभिन्न हमारी पुस्तकें हैं उसमें प्लुत स्वर दिया जाता है, और कई बार यह परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम प्लुत स्वर को भी ह्रस्व और दीर्घ के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर। देखिए कालमान के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं ना बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर या फिर मूल स्वरों के बारे में। तो ह्रस्व, लघु या मूल स्वर जो होते हैं ये 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। ठीक है, अ, ई, उ, री। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसके बोलने में बहुत कम समय लगता है। लघु किसे कहते हैं? जो छोटा होता है। और मूल किसे कहते हैं? देखिए मूल कहते हैं जड़ को, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई। तो जितने भी स्वर है ना, इनमें ये जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 स्वर अ, ई, उ, री, ये सबसे पहले स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो ये सबसे पहले है ना। ठीक है, और एक वृक्ष के अंदर सबसे पहले क्या उत्पन्न होती है? जड़। ठीक है, जड़ को ही मूल कहते हैं। तो ये सबसे पहले उत्पन्न हुए, तो इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, लघु स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें छोटा माना जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है। ठीक है, जैसे हम अगर अ बोले तो अ, लेकिन जब हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर होता है आ। ठीक है, तो अ से दोगुना समय लगता है आ को बोलने में। ठीक है, तो इन्हें बोलने में जो है ना कम समय लगता है। ठीक है, याद रखिएगा ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, और ह्रस्व स्वर की विशेषता क्या होती है कि इन स्वरों के उच्चारण में यानी इनके बोलने में कम से कम समय लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है बच्चों, इसे स्वतंत्र स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र स्वर इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि जब इनका निर्माण हुआ तो इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। इनके निर्माण में कोई अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं है। जबकि जैसे आ हो गया, हालांकि हम पढ़ेंगे अभी, ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये जो स्वर है ना, ये इन्हीं स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो स्वर है ना, ठीक है, इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। किसी अन्य जो स्वर है, कोई अन्य स्वर
इनके बनने में किसी अन्य स्वर का कोई भी योगदान या उत्तरदायी कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं ह्रस्व, लघु या फिर मूल स्वर को, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा, एक मात्रा का मतलब क्या है? इन्हें बोलने में समय, जो समय की मात्रा होती है वो कम से कम होती है। ठीक है, समय की जो मात्रा होती है वो कम से कम होती है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र स्वर भी इन्हें कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं लघु स्वर भी इन्हें कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। तो इनके कितने नाम हैं? तो 5 नाम मैंने आपको बता दिए, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, स्वतंत्र स्वर और एक मात्रिक स्वर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं दीर्घ या फिर गुरु स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर, दीर्घ कहते हैं बड़े को, लघु कहते हैं छोटे को, गुरु भी बड़े को कहते हैं और संधि स्वर उसे कहते हैं जहां दो जो स्वर हैं वो आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो संधि स्वर इसलिए इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? आ, ठीक है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ओ औ। ठीक है, तो ये 7 होते हैं बच्चों। ठीक है, 7 होते हैं इनकी संख्या। याद रखना कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं और कौन कौन से लघु स्वर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। देखिए, अ को बोलने में जितना समय लगता है ना, उससे दुगना समय लगता है आ को बोलने में। ठीक है, लघु ई को बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय लगता है, दोगुना समय लगता है दीर्घ ई को बोलने में। ये ई है, ये ई है। ठीक है, ये ऊ है, ये ऊ है। ठीक है, ए ओ औ, यानी ह्रस्व स्वर जो हैं, ये जो 4 हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है, अ ई ऊ और री, इन्हें बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय लगता है इन 7 को बोलने में। ठीक है, चलिए, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ, गुरु और संधि स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है क्योंकि 2 मात्राओं का समय इन्हें बोलने में लगता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। ठीक है, चलिए इन्हें देख लेते हैं। देखिए, जो संधि स्वर है इनको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, संधि स्वर एक ही बात है। तो इनको 2 भागों में बांटा जाता है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आ ई और ऊ, और संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं ए ओ औ। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। इन 7 को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है और संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है, मूल दीर्घ स्वरों का जो निर्माण होता है वो समान स्वरों के मेल से होता है। समान स्वर देखिए, यहां देखिए आप। ठीक है, ये आ ई और ऊ जो है ना, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर है और इनका जो निर्माण होता है वो समान स्वरों के मेल से होता है। ठीक है, देखिए आ का जो निर्माण हुआ है ना, वो अ धन अ की संधि से हुआ है। अ धन अ के मेल से हुआ है। ई का जो निर्माण हुआ है वो जो लघु ई है ना, ये 2 लघु ई है, इनके मेल से हुआ है। वहीं जो दीर्घ ऊ है तो 2 लघु ऊ के मेल से इसका निर्माण हुआ है। यानी यहां भी अ है, यहां भी अ है, यहां भी ई है, यहां भी ई है, यहां भी ऊ है, यहां भी ऊ है। तो ये समान स्वर है। जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो समान स्वरों के मेल से मूल दीर्घ स्वर का निर्माण होता है और इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दोनों है ना, दोनों जो ये स्वर हैं, देखिए ये अ और अ, ये एक ही जाति के हैं। जब एक ही जाति के स्वरों से किसी अन्य स्वर का निर्माण होता है तो उसे सजातीय कहते हैं। ठीक है, सजातीय कहते हैं। तो समान स्वरों के मेल से मूल दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है और इनकी संख्या 3 होती है। ठीक है, वहीं जो संयुक्त दीर्घ स्वर है इनकी संख्या 4 होती है, ए ओ औ, और इनका निर्माण असमान स्वरों के मेल से हो जाता है। ठीक है, और इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 होते हैं, ए ओ और औ, और इनका जो ए का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो हुआ है अ धन ई के मेल से। ठीक है, या संधि से। अ धन जो लघु ई होती है इसकी संधि से ए का निर्माण हुआ है। वहीं अ धन ए के निर्माण से की संधि से निर्माण हुआ है अय का। वहीं अ धन उ
के मेल से निर्माण हुआ है ओ का, और अ धन ओ की संधि से औ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओ के बारे में पूछा जा चुका है कि इसका निर्माण कौन कौन से स्वरों के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखिए असमान स्वरों के मेल से होता है, जो यहां स्वर लिखा है वो यहां नहीं है, यानी ये दोनों असमान है, यहां पर समान है, ये असमान है। ठीक है, तो असमान स्वरों के मेल से होता है संयुक्त दीर्घ स्वरों का निर्माण बच्चों, और ये विजातीय स्वर होते हैं क्योंकि एक ही जाति के स्वरों से स्वरों के मेल से इनका निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर देख लिया हमने, ह्रस्व स्वर देख लिया, अब हम देख लेते हैं प्लुत स्वर। देखिए जो प्लुत स्वर होते हैं ना, प्लुत जितने भी स्वर हैं 11 के 11, उनमें कोई भी प्लुत स्वर नहीं है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर स्वतः बनता है, अपने आप बनता है। मान लीजिए आपका नाम रमेश है, ठीक है, रमेश है, ठीक है, और रमेश मुझसे 200 मीटर दूर बैठा है, यानी काफी दूरी पर है, और मैं रमेश को आवाज लगा रहा हूं, ठीक है, बुला रहा हूं, तो मैं ऐसे तो कहूंगा नहीं भाई रमेश, ठीक है, ऐसे तो नहीं कहूंगा, मैं जोर से बोलूंगा ताकि आप तक आवाज पहुंच जाए। मैं कहूंगा रमेश, तो मैं यहां किसी ना किसी स्वर को पकड़कर खींचूंगा। ठीक है, जैसे रमे, तो यहां जो ए है ना, ए, इसे पकड़कर मैं खींच रहा हूं, रमे, तो ए को मैं पकड़कर खींच रहा हूं, तो यही प्लुत स्वर हो जाएगा। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय उन्हीं स्वरों को बोलने में लगेगा जिन्हें हम अत्यंत खींच देंगे पकड़कर। ठीक है, बहुत ज्यादा समय तक उच्चारित करते रहेंगे। ठीक है, देखिए किसी को आवाज लगाने या बुलाने अथवा नाटक के संवाद में इनका प्रयोग होता है। त्रिमात्रिक स्वर इन्हें कहते हैं क्योंकि 3 मात्राओं का समय, यानी बहुत ज्यादा समय लगता है इनके उच्चारण में, इनको बोलने में। ठीक है, और कई बार जब हम इन्हें लिखते हैं ना, तो हम 3 अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम ये ओम लिखा हुआ है, हम ओम को ऐसे नहीं बोलते जैसे मैं बोल रहा हूं ओम, हम ओम को बोलते हैं ओम। तो इस 3 का मतलब क्या है? देखिए जो हिंदी में गिनतियां होती हैं ना, वो इस प्रकार होती हैं, 1 2 3, ठीक है, 4, तो ये 3 का अंक है। ठीक है, ये 3 का अंक है जो ओ और म के बीच में लगा हुआ है। अगर आपने कभी आर्य समाज का मंदिर देखा हो तो वहां ओम ऐसे लिखा रहता है, तो ये 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है कि भाई जब हम ओम बोलेंगे तो इसे 3 गुना ज्यादा लंबा खींचना है हमें, इसे बोलते समय ओम। ठीक है, ऐसा ये इस प्रकार उच्चारित किया जाएगा ओम। तो जब किसी में 3 लगा रहता है ना, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे और क्या हो सकता है, कई लोग राम का जो नाम होता है ना, उसे भी लंबा खींचते हैं। ठीक है, तो अगर आपको राम ऐसा लिखा कहीं मिल जाए तो ये प्लुत स्वर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें राम को केवल राम ऐसे नहीं बोल सकते, अब हम बोलेंगे राम। ठीक है, तो हम कोई ना कोई स्वर पकड़कर खींचते हैं। यहां पर आ की जो मात्रा है उसे हम लंबा खींच रहे हैं, यहां हम ए की मात्रा को लंबा खींच रहे थे, यहां हम ओ की मात्रा को लंबा खींच रहे हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में एक तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को आवाज लगाने, बुलाने अथवा नाटक के संवाद में इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वर देख लेते हैं मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर, यानी जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे मुख की आकृति कैसी होती है, उसके आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? समृत स्वर होता है, अर्ध समृत स्वर होता है, विवृत स्वर होता है, और बच्चों अर्ध विवृत स्वर होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं समृत स्वर के बारे में। ठीक है, समृत स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ई, उ, ऊ। ठीक है, ई, उ, ये 4 होते हैं क्या? समृत स्वर। और इन्हें बोलने में, इन चारों को बोलने में हमारा जो मुख है ना, वो बहुत कम खुला रहता है। ई बोल के देखिए आप, बहुत कम हमारा मुख खुलता है। ठीक है, इन्हें बोलने में बस हल्का सा मुख खुलेगा और ये आराम से बोले जाएंगे। ठीक है, वहीं अर्ध समृत स्वर कौन से होते हैं? अर्ध समृत स्वर में
समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यानी इन्हें बोलने में तो बहुत हल्का सा मुख खुल रहा था, लगभग बंद ही था, लेकिन इन्हें बोलने में समृद्ध स्वर यानी इन स्वरों से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये दो होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं दो, ए ओ। ठीक है, ए ओ ये होते हैं, और इन्हें समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है इन्हें बोलने में, इन्हें उच्चारित करने में। ठीक है, आगे देखते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर में सबसे अधिक मुख खुलता है, और विवृत स्वर कौन सा है? आ। ठीक है, कई बार अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है और डॉक्टर के पास आप बचपन में गए हो, तो डॉक्टर हमेशा कहता है बेटा आ करो, आ, क्योंकि जब हम आ करेंगे ना तो मुख के अंदर मुख का जो द्वार है वो ज्यादा खुलेगा आ बोलने के लिए, और मुख के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो डॉक्टर आराम से देख लेगा। ठीक है, अर्धविवृत स्वर क्या होता है? अब अर्धविवृत स्वर में आते हैं चार स्वर, अ, आओ, ये आगत स्वर है बच्चों, आओ। ठीक है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे, अय और आओ। ठीक है, ये चारों के चारों क्या है? अर्धविवृत स्वर है। और अर्धविवृत स्वर किन्हें कहते हैं? देखिए विवृत से कम, देखिए आ जितना बोलने में मुख खुलता है ना, उससे तो कम मुख खुलेगा अर्धविवृत स्वर बोलने में, लेकिन जो अर्ध समृत है ए ओ, इनसे थोड़ा अधिक मुख खुलेगा। ठीक है, इनसे थोड़ा अधिक मुख खुलेगा। विवृत में तो पूरा मुख खुल जाता है ना, तो विवृत से थोड़ा कम खुलेगा, लेकिन ए ओ से थोड़ा अधिक खुलेगा, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना बच्चों, जितने भी मुखाकृति के आधार पर ये स्वर हैं। अब आगत स्वर मैं बता देता हूं, आगत स्वर किसे कहते हैं। देखिए ये आगत स्वर है, आगत मतलब ये हमारी हिंदी वर्णमाला में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसे हमने ले लिया है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये जो आओ आओ है ना, ये इसी की मात्रा लगी है, और ये जो आवाज निकलती है ना आओ की, ये हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये ध्वनि हमने हिंदी वर्णमाला में ले ली है अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए। जैसे कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, जैसे हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहां ये जो मात्रा आती है ना, ये आगत स्वर की मात्रा आती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जीव के आधार पर स्वर। देखिए जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ठीक है, कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर किन्हें कहते हैं? देखिए ये मान लीजिए हमारी जीभ है। ठीक है, ये तो गलत बन गई, ये जीभ है मान लीजिए हमारी। ठीक है, तो जिन स्वरों को बोलने में जीभ का अगला भाग प्रभावित होगा ना, अगला भाग क्रिया ज्यादा करेगा, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। तो जो ई, लघु ई या दीर्घ ई, ए ऐ होते हैं ना, इन्हें उच्चारित करने में, इन्हें बोलने में हमारा जीभ का अगला भाग ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो अग्रस्वर किन्हें कहते हैं? जब उन्हें कहते हैं जिसमें जीभ का अगला भाग जो है ना वो ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, ज्यादा क्या करता है? एक्टिविटी करता है। तो ई, ए ऐ को बोलने में जीभ का अगला भाग ज्यादा प्रभावित होता है, और इसलिए ये अग्रस्वर होते हैं, ई ए ओ, ए ऐ। ठीक है, मध्य स्वर होता है अ। मध्य स्वर में क्या है? इन्हें बोलने में जीभ का जो मध्य भाग है ना, उसमें थोड़ा ठहराव आता है, वो हल्का सा नीचे दबता है अ को बोलने में। ठीक है, तो मध्य स्वर क्या है बच्चों? अ है, और इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केंद्रीय स्वर भी इसको कहते हैं, याद रखना। अब हम देख लेते हैं पश्चस्वर। पश्चस्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसमें हमारी जीभ का पिछला भाग ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, जो होते हैं आ, आओ, ये आगत स्वर है, उ, ओ, औ। तो इन्हें बस आपको ये याद रखना है कि अग्रस्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, और पश्चस्वर कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर देख लेते हैं। देखिए ओष्ठ प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है व्रतमुखी और एक होता है अव्रतमुखी। अव्रतमुखी को अर्धव्रतमुखी भी कहते हैं। देखिए जिन स्वरों को बोलने में जो हमारे होठ हैं, जिन्हें ओष्ठ कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे ओष्ठ हैं वो गोलाकार हो जाते हैं, तो उसे अगर किसी स्वर को बोलने में, उच्चारित करने में हमारे जो ओष्ठ हैं वो बिल्कुल गोलाकार हो जाए तो उसे व्रतमुखी कहेंगे, और अगर गोलाकार नहीं होते, ठीक है, फ्लैट से हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी। ठीक है, ओष्ठ गोलाकार इसमें नहीं होते। देखिए उ, ओ, औ, इन्हें बोलने में जो हमारे ओष्ठ है वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं ऐसे,
तो ये चारों के चारों व्रतमुखी हैं और अर्धव्रतमुखी होते हैं अ आ ई ए ऐ। ठीक है, इन्हें बोलने में हमारे जो ओष्ठ हैं वो थोड़ा इस प्रकार रहते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे, यानी पूरे गोल नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अयोगवाह के बारे में जान लेते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह दो होते हैं, कौन कौन से? देखिए, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए, ना तो ये स्वर होते और ना ही ये व्यंजन होते। मान लीजिए स्वर को इनकी आवश्यकता है, ठीक है, इन ध्वनियों की आवश्यकता है, तो ये स्वर के साथ हो लेते हैं। और अगर विसर्ग को इनकी आवश्यकता है तो ये नहीं, विसर्ग नहीं, सॉरी, व्यंजन, अगर व्यंजन को इनकी आवश्यकता है तो ये व्यंजन के साथ हो लेते हैं। जैसे यहां देखिए, ये अगूर तो नहीं होता, जो फल होता है वो अंगूर होता है, अंगूर। अब ना तो वो पूरा न है, एक हल्की सी ध्वनि आती है जो नासिका से बोली जाती है और ये ध्वनि अनुस्वार होती है। अब मैंने यहां अनुस्वार लगा दिया, ठीक है, अब ये हो गया अंगूर। ठीक है, अंगूर। ठीक है, तो ये जो ध्वनि है ना, ये किसके साथ लगली? यहां एक स्वर के साथ लगी, अ के साथ लगी, अ को इसकी आवश्यकता थी तो अ के साथ लगली। ठीक है, और यहां क को आवश्यकता है तो ये क के साथ, क को आवश्यकता है तो ये क के साथ हो गई। ठीक है, तो जिनको भी इनकी आवश्यकता होती है ये उनके साथ लग जाते हैं। स्वर को इनकी आवश्यकता होती है तो स्वर के साथ लग जाते हैं, और भैया व्यंजन को इनकी आवश्यकता हो तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। ये इनकी ना तो स्वर में गिनती होती है और ना ही व्यंजन में इनकी गिनती होती है, और ना ही ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार विसर्ग के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हम जान लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? तो अ, आ और विसर्ग भी कंठ से ही बोला जाता है। यानी जब हम या फिर आ बोलेंगे या फिर अह बोलेंगे यानी विसर्ग बोलेंगे, तो सर्वाधिक जो प्रभाव आएगा वो हमारे गले के ऊपर आएगा, कंठ के ऊपर आएगा। अब आप अ बोल के देखिए और अपने गले पे हल्का सा हाथ लगाइए, वाइब्रेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो अ या आ या फिर विसर्ग को बोलने में कंठ का प्रयोग होता है। तालु, तालु से बोले जाते हैं ई, लघु ई या फिर दीर्घ ई। मूर्धा से बोली जाती है री। दंते से कोई भी स्वर, किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। दंते से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ठीक है, ओष्ठ से बोले जाते हैं बच्चों लघु ऊ और दीर्घ ऊ। कंठ तालव्य से ए अय बोले जाते हैं और कंठोष्ठ्य से ओ औ बोले जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई संधि स्वर होते हैं ये सभी। ए का निर्माण किससे हुआ है? अ प्लस ई से हुआ है ना, अ प्लस ई से। अ क्या है? कंठे है, कंठे है ना, ठीक है, कंठे है। और ई क्या है? यहां आप देख सकते हैं तालु है, तालु है, ओके, तालु है। तो इसलिए कंठ तालु, कंठ तालव्य है ए अय। वही ओ का निर्माण किससे हुआ था? ओ का निर्माण मैंने आपको बताया था कि अ प्लस ऊ से हुआ है। ठीक है, अ क्या है? कंठे है, ठीक है, कंठे है। और ऊ क्या है? ऊ यहां देख सकते हैं ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है। ठीक है, तो कंठ और ओष्ठ्य, इसलिए ये कंठोष्ठ्य है बच्चों। ठीक है, और जो हमारा अनुस्वार होता है, अनुस्वार ये नासिका से बोला जाता है। ठीक है, ये नासिका से बोला जाता है। तो बच्चों ये स्वरों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, कल हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए आप। इस नोट से बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी के जितने नोट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे उत्तराखंड के मिल रहे हो चाहे जीएस के मिल रहे हो, तो इनसे बाहर आपको कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा आपकी परीक्षा में। बस आप पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें। ठीक है, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।